कार्यक्रम के आयोजन समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने बैठे हुए हमारे सभी प्रतिभागी साथियों और इधर बैठी हुई हमारे समाज की महिलाएं, माताएं एवं बहनों, आप सबों को भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और खास करके मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि आज जो इस देश में राजनीति की परिपाटी है, लोग जिनको लोगों को बुलाना होता है वो उनके लिए गाड़ी का प्रबंध करते हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। आप ही बैठ जाइए ना, नहीं है जगह, यहाँ पे आ जाइए, आगे तो आगे आ जाइए। क्या हुआ, थोड़ा सा देखिए भाई, उसको आवाज देखिए। तो यह परिपाटी है कि जिनको बुलाना होता है वो गाड़ी का प्रबंध करते हैं, एक लोकसभा का और दूसरा विधानसभा का। ये दो चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको सबसे बड़ा अधिकार दिया था, वोट देने का अधिकार, उसका सदुपयोग आप लोगों ने किया है। अब उसका आप लोगों ने सदुपयोग किया है कि दुरुपयोग किया है, इसका फैसला आप खुद करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको वोट देने का अधिकार क्यों दिया, वह क्या कारण थे। आप लोग भी जानते हैं कि इस देश की आजादी के पहले राजतंत्र था, राजशाही व्यवस्था थी और राजा और रानी का बेटा ही अगला राजा होता था। क्या प्रजापति जी, सही बात है ना? तो राजा और रानी का बेटा ही राजा होता था, यह राजतांत्रिक व्यवस्था में था। लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को यह देश गणतंत्र घोषित हुआ। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था वह लागू हुआ। उसकी प्रस्तावना आप पढ़ रहे थे, अभी हमारे साथी गौतम जी उसका प्रस्तावना पढ़ा रहे थे आपको। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने आखिर ऐसा क्यों किया? जो राजतांत्रिक व्यवस्था थी, राजा के बेटा राजा होता था, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से उसको बदल दिया और उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित की। लोकतंत्र, जनतंत्र जिसको कहते हैं, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, इसका परिभाषा यह होता है कि प्रजा के द्वारा और प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा और प्रजा के लिए जो शासन होता है उसको प्रजातंत्र कहते हैं। यानी ये लोकशाही व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही सर्वोपरि है और जनता ही अपने वोटों को दे करके अपनी सरकार बनाती है। और इसमें अब राजा का बेटा राजा और रानी का बेटा राजा पैदा नहीं होता है, बल्कि राजा बैलेट बक्सा से पैदा होता है, जिसको आप वोट करते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस पर काफी गंभीरता से विचार किया, क्योंकि वो जानते थे कि इस देश में हमारे लोग हैं, कमजोर हैं। पहले जो राजा बनते थे मार काट के बनते थे, लड़ाई होती थी, युद्ध होता था और युद्ध में जो जीतता था वो राजा होता था। बाबा साहेब अम्बेडकर ये महसूस करते थे कि हमारे लोग लड़ाई लड़के, तलवार चला के, तोप चला के हुक्मरान नहीं बन सकते। तो आपके लिए उन्होंने वोट का अधिकार दिया, एक ऐसा अधिकार जो किसी के सामने आपको नहीं देना है। बंद कमरे में भी वो ढक्कन लगाया होता है ताकि कोई देख ना ले कि आप वोट किसको दे रहे हैं। तो यह व्यवस्था बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाई और इसलिए बनाई, उनकी सोच यह थी कि इस देश के जो, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, आज एक धारणा बन गई है कि ये बहुजन समाज मतलब चमार समाज। लोग यही बोलते हैं बहुजन मतलब चमार, चमार मतलब बहुजन, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुजन मतलब बहुसंख्यक। इनकी आबादी
85% के आसपास है, जिसमें 15% अनुसूचित जाति है। और आप लोग यह भी जानते हैं कि अनुसूचित जातियों में 1500 जातियां हैं। शेड्यूल कास्ट में 1500 जाति है, जिसमें चमार, दुसाध, भोया, डोम, मुसहर, धोबी, पासी, घासी, तुरिया, नायक, ये सब जो जातियां हैं डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नाम से 1500 जातियां और शेड्यूल कास्ट है, जिसमें चमार भी है। तो 15% के आसपास इस देश में इनकी आबादी है और 7.5% अखिल भारतीय स्तर पर आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनुसूचित जनजाति कहा, शेड्यूल ट्राइब्स कहा। ये 7.5% है, दोनों मिला के 22.5% होते हैं। और इस देश में 52% के आसपास पिछड़ी जातियों की आबादी है। पिछड़ी जाति आप लोग समझते ही हैं, जो शेड्यूल कास्ट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, अपर कास्ट नहीं है, वो बैकवर्ड है, वो 52% उनकी आबादी है। और इस देश में जो हिंदू धर्म ना मान करके दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, जिसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी हैं, इनकी आबादी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ 1991 10.5% ही आज बढ़ गई है। तो ये 10.5% के आसपास थे। कुल मिलाकर के यह जो बहुजन समाज है 85% है। तो बहुजन मतलब ओनली नोट चमार, बहुजन मतलब बहुजन समाज, AC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, दैट कॉल्स बहुजन समाज। तो ये बहुजन समाज है, लेकिन ये समझते नहीं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो राइट्स दिए, ये सबके लिए दिए। आज इनकी भागीदारी आज भी नहीं है। आज भी आप जाएंगे हाल के दिनों में, सबसे ज्यादा अगर एट्रोसिटी किसी पर हो रहा है, अभी जब आप सोशल मीडिया से देखेंगे तो ये समाज पर आज भी अत्याचार हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दलित, कभी कभी आता है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक दलित को सुअरबाड़े में जला दिया गया, तो इसको लोग यह समझते हैं कि वो दलित निश्चित रूप से चमार रहा होगा, यह भावना। लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार में दलितों की कत्लेआम कर दी गई, इसको लोग समझते हैं कि दलित है तो चमार होगा, ऐसा नहीं है। यूपी में जो घटनाएं घट रही है, ज्यादा गैर चमारों पर घट रही है, गैर जाटों पर घट रही है। चमार के अतिरिक्त जो दलित जातियां हैं, पासी हैं, पासवान हैं, कोरी हैं, सबसे ज्यादा एट्रोसिटी उन पे हो रहा है। लेकिन ये दलित पूरे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इसको नहीं समझ पाते। तो इसको समझने की जरूरत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो वोट देने का अधिकार दिया, इसलिए दिया, उन्होंने यह कहा कि संपूर्ण विकास की कुंजी राजनीतिक सत्ता में है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपके हाथों में राजनीतिक सत्ता है, आपका MLA और MP है, आपका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, तो आपके विकास के सारे दरवाजे, सारे ताले खुल सकते हैं। लेकिन आपका कोई MP MLA नहीं है, राजनीतिक सत्ता में आपकी पहुंच नहीं है, तो आप वही मांगने वाले समाज बने रहेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट देने का अधिकार इसलिए दिया कि जब आपकी आबादी इस देश में 85% के आसपास है, तो आपका वोट भी 85% होगा। और जिस दिन आप 85% में मात्र 51% वोट का सदुपयोग कर लेंगे, उस देश की राजनीतिक सत्ता आपके हाथों में आ जाएगी। यह बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था और इसी के उद्देश्य से उन्होंने आपको वोट देने का अधिकार दिया। लेकिन आप हृदय पर हाथ रख के महसूस करिए कि क्या आज तक आपने अपना वोट का कीमत को समझा क्या? आज तक हम लोग करते क्या है? पैसे पर बिकते हैं। कोई 5 लाख में बिकता है तो कोई 500 रुपए में बिकता है। और एक दिन की बादशाहत के लिए हम लोग अपना सब कुछ बेच देते हैं। और 5 साल हम लोगों की दुर्दशा होती है। और खास करके तकलीफ और इस बात की हम लोगों को ज्यादा है कि आज 35 सालों से मेरे जैसा आदमी को इस मूवमेंट को चलाते हुए आज 35 साल हो गए, 35 साल हो गए। 1990 से हमने शुरू किया था, 10 फरवरी 1990 से, और आज 2 मार्च 2025 हो गया। 35 साल
का समय मेरे जैसा आदमी ने इस समाज को दिया, और केवल इसी को एहसास कराने के लिए दिया कि आप लोग अपना विषय है वो है रविदास जयंती, अम्बेडकर जयंती और कांसीराम जयंती की प्रासंगिकता। अभी पूरी जयंतियां मनाई गई, गांव गांव में रविदास जी की जयंती मनाई गई, चमारों ने मनाया। संत गाडगे की जयंती मनाई गई, धोबी समाज के लोगों ने बनाया। जगदेव बाबू की जयंती मनाई जाती है, कुशवाहा समाज के लोग मनाते हैं। बाबा चौहरमल की जयंती पासवान समाज के लोग मनाते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज की जयंती कुर्मी लोग मनाते हैं। मनाते नहीं मनाते, ये जयंतियां मनाई जाती हैं, लेकिन ये जयंती का मकसद हमारा यही है कि गुरुओं और महापुरुषों के जयंती की प्रासंगिकता को आप समझें। आज गांव गांव में, अभी हम जा रहे थे गांव में परसों, इधर गढ़वा से इधर जाके इधर, वहां के साथ ही आएंगे। एक हॉस्पिटल के पास देखे मुंह बांध करके एक आदमी खड़ा है। हमने अपने साथियों से पूछा कि कौन है, तो बताया कि बाबा साहेब अम्बेडकर है। एक हॉस्पिटल के पास वीरान जगह में बाबा साहेब अम्बेडकर खड़े हैं। हमने उनसे पूछा कि भैया क्यों खड़े हैं, अब खड़े हैं तो क्यों मुंह क्यों बांधे हैं? ये लोग बोले कि इनका इनॉग्रेशन नहीं हुआ, इनका उद्घाटन नहीं हुआ है। एक गांव में गए, हमारे एक नेताजी पुराने बैठे हुए हैं, उनके गांव में 3-4 बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियां लगी हुई हैं, अलग अलग टोलों में है ना। नेताजी सामने बैठे हैं, 3-4 मूर्तियां इनके गांव में लगी हुई हैं। भाई ये क्यों लगा हुआ है? तो इलेक्शन के समय भिन्न ग्रुप में उनका ग्रुप को दिए थे, ये वाला ग्रुप को दीजिए। ये बाबा साहेब इस तरह से खड़े हो रहे हैं। बगल में एक गांव है, वहां के साथी भी आए हैं 2 साल पहले, नाम नहीं बताएंगे, हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन जो सच है मैं बता रहा हूँ। ओ हमारा पॉकेट विलेज कभी हुआ करता था गांव। पॉकेट विलेज मतलब वहां के पूरे लोग हमारे मूवमेंट के साथ थे। वहां गुरु रविदास जी की मंदिर बन रही थी। मंदिर तो नहीं बनाना चाहिए हम लोगों को, चूंकि हम एक विकल्प भी कर रहे हैं। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, उसका हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं, और हम भी उसी धड़े में चले जाएं तो गुरुओं का और अपमान है। तो वहां के लोगों ने मुझसे मिला 2 साल पहले, और लोगों ने कहा कि गुरु रविदास की मंदिर हम लोग बना रहे हैं, आप क्या सहयोग करेंगे? हमने कहा कि भाई हम तो कोई सहयोग नहीं करेंगे। इसलिए सहयोग नहीं करेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं, हम पैसा आपको नहीं दे सकते। नैतिक सपोर्ट जितना होगा हम करेंगे। अब वो लोग हमसे अपेक्षा रख रहे थे कि भाई हम रविदास जी की मंदिर बना रहे हैं तो आप हमको पैसा दीजिए। अब आप बताइए रघुराई आप पैसा कहाँ से देगा? फिर वो लोग पैसे के तलाश में दूसरे जगह चले गए, और दूसरे का सपोर्ट लेके लोगों ने मंदिर बनाया, और मंदिर बनाया तो रविदास के सपना को उन लोगों ने चकनाचूर कर दिया। अब उनके साथ हो गए। अभी कम से कम इस जिले में बहुत रविदास जी की जयंतियां मनाई गई। वहां कुछ जगह पर हम गए भी, जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन वहां हम लोगों ने देखा कि रविदास जी की जयंती मनाई गई, लेकिन वहां रविदास जी ही नहीं थे। जिनकी जयंती मनाई जा रही वो थे ही नहीं। थे ही नहीं, दैट मीन्स उनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आज आप लोगों ने देखा होगा, आपको हम सीखने के लिए भी बुलाए हैं इस कार्यक्रमों में कि जयंती कैसे मनाई जाती है। जितने लोग यहाँ तिथिया, किसी को माला नहीं दिया गया। दिया गया क्या? दिया गया? नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि अपने गुरुओं और महापुरुषों से हम बड़े नहीं हैं। माला उस आदमी को दिया जाता है जो सबसे बड़ा हो।
तो कभी भी आप लोग, चूंकि इसमें जो लोग हैं हमारे मिशन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, भले कुछ लोग भटक गए हो, इट इज अनदर थिंग, लेकिन आपको हमें सिखाने के लिए भी बुलाए हैं कि कभी भी गुरुओं और महापुरुषों की जयंती में किसी व्यक्ति को माला नहीं दिया जाता है। इसको आप लोग गौर करेंगे, भले वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री भी क्यों न हो। दूसरी बात, किसी वैसे व्यक्ति का जय जयकारा नहीं होता है। रघुराई राम जिंदाबाद, समझ गए? किसी भी गुरु और महापुरुषों, ये आपको सीखने के लिए मैंने बुलाया है, आप लोग इसको जरूर समझिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वही है प्रासंगिकता, इसमें लिखा हुआ है गुरु रविदास, बाबा साहेब अम्बेडकर, कांसीराम जयंती, अदरवाइज जितनी भी जयंतियां हैं उसकी प्रासंगिकता, यही हमारा टॉपिक है। तो आप लोग इस बात को भी नोट कर लें, कभी भी किसी गुरु और महापुरुष की जयंती में न तो किसी व्यक्ति का माल्यार्पण होता है और न ही किसी व्यक्ति का जिंदाबाद का नारा लगता है। हमारे पुराने साथी हैं परमदेव जी, इनसे भी कभी कभी आप लोग बात करिएगा, बताएंगे आप लोगों को। जो भी मिशन मूवमेंट के साथी हैं सबको इस बात की जानकारी। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? व्यक्ति पूजा के चक्कर में हम अपने गुरुओं और महापुरुषों को अपमान कर रहे हैं। तो इस बात को आप लोग फ्यूचर में जब भी कोई कार्यक्रम करें, इसको जरूर आप लोग नोट करें कि गुरुओं और महा, जिनके लिए हम लाए हैं, उनको हम माल्यार्पण करेंगे, उनको हम नमन करेंगे, उनको हम याद करेंगे और उनके है कुर्सी यहाँ बैठिए, संभव यहाँ पर बैठिए, बाबू क्या अच्छा ऊपर बैठा दीजिए, बैठा दीजिए। तो इसीलिए आप लोग से मेरा यह एक आग्रह होगा, आग्रह क्या सुझाव भी होगा। दूसरा एक चीज और मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले इस मिशन को आप समझें। हम लोग कभी नारा लगाते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांसीराम जी करेंगे पूरा। बहुत नारा हम लोगों ने लगाया, आप लोगों ने भी लगाया। बाद में हम लोगों ने बोला कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, बहन जी करेंगे पूरा। लेकिन आज हम लोग नारा क्या लगाते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। क्या क्या सी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा और हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। क्या पूरा करेंगे आप? हम सब मिलकर के क्या पूरा करेंगे? ये जो नारे हैं इसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि हम मिशन को नहीं समझ पाए अब तक। आखिर ये मिशन है क्या? ये बामसेफ का ही काम है बताना। अभी हमारे कर्मचारी साहब बोल रहे थे, कुछ लोगों का कहना है कि भाई बामसेफ की मीटिंग है तो बीएसपी की बातें नहीं होनी चाहिए। अब जहां बामसेफ है वो बीएसपी है। बामसेफ इज मदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीएसपी। जो भी हम कर रहे हैं बीएसपी के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज नो डाउट जो भी हम यहाँ इकट्ठे हैं बीएसपी के लिए कर रहे हैं। बैनर हम लोगों ने इसलिए लगाया बामसेफ का कि हम लोग सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल मंच पे नहीं बोल सकते। लेकिन आप लोगों को एक चीज और बता दें, कॉन्स्टिट्यूशनल चीज, कि कोई भी सरकारी कर्मचारी गैर सरकारी मंच पर राजनीतिक भाषण दे सकता है। आप लोग भी जो नौकरी करने वाले लोग हैं इसको गौर करिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी गैर राजनीतिक मंच पर राजनीतिक बात बोल सकता है। हमारे लोग डरते हैं, वहां पैदल झंडा लगा हुआ, हम नहीं जब हुआ। हमारा अधिकार है। अगर हम एक वोटर हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में, अगर हमको वोट देने का अधिकार है तो हम किसी न किसी पार्टी के सपोर्टर भी जरूर हैं, है या नहीं है मुन्ना भारती जी? तो जब हम किसी राजनीतिक जलसे में जाएंगे नहीं, राजनीतिक कार्यक्रमों में जाएंगे नहीं, तो हम कैसे समझेंगे कि कौन सी पार्टी हमारे लिए बेहतर है? तो इसको आपको समझने की जरूरत है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो लोग यह नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर के करेंगे पूरा,
मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोलता हूं कि वैसे लोगों को मिशन की जानकारी नहीं है कि व्हाट इज बहुजन मिशन, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है, इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे इधर तो कुछ महापुरुषों का फोटो लगा हुआ है, यह जो बहुजन मिशन है जिसको हम अम्बेडकरवादी मिशन बोलते हैं, ये 108 साल का है। यह मिशन अपने समाज के गुरुओं और महापुरुषों के 108 साल का संघर्ष है, जिसको हम बहुजन मिशन बोलते हैं। इसको आप लोग समझिए कि मिशन है क्या। सबसे पहले सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत ज्योतिबा फुले की तस्वीर पीछे लगी होगी। महात्मा ज्योतिबा फुले, आप लोग भी जानते हैं कि 1848 के पहले इस देश में जो अछूत समाज के लोग हैं, शूद्र समाज के लोग हैं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, वो पढ़ नहीं सकते थे। सबसे पहले सामाजिक क्रांति की शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया और 1848 ईस्वी में महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खोला। बातें बहुत लंबी है और वो उतना हम बोलेंगे तो 5-6 घंटा लगेगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे और साथी को भी बोलना है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले 1848 में अछूतों के लिए स्कूल खोला। ये भी जानिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले कोई चमार नहीं थे। महात्मा ज्योतिबा फुले माली समाज के थे, काछी माली आप लोग समझते हैं, मड़ोरी, कुशवाहा शहरी समाज के इस टाइप के थे। तो इनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इनके पिताजी एक अंग्रेज अधिकारी के यहाँ गार्डनर थे, फूल लगाने का काम करते थे। और आप लोग भी जानते हैं, अगर आप लॉर्ड मैकाले को पढ़िए, लॉर्ड मैकाले अंग्रेज थे और वो इंडिया में शिक्षा के जनक वही। अंग्रेजों में छुआछूत जात पात की भावना नहीं थी, तो उस अंग्रेज अधिकारी के यहाँ इनके पिताजी गोविंदराव फुले गार्डनर थे, माली थे, फूल लगाने का काम करते थे। तो अंग्रेज अधिकारियों के बेटे के वजह से उनके साथी ज्योतिबा फुले कुछ पढ़ लिख पाए, और जब वो पढ़ लिख पाए तो उनको थोड़ा एहसास हुआ और उन्होंने शिक्षा का दरवाजा सबसे पहला स्कूल खोला और उन्होंने नारी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। जिस समय इनकी शादी हुई थी ज्योतिबा फुले का, हम लोग के समाज में बाल विवाह आज भी है, उस समय इनकी उम्र मात्र 11 साल की थी। 11 साल की उम्र में ज्योतिबा फुले की शादी हो गई और जिस समय शादी हुई इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले मात्र 9 साल की थी। अब 9 साल के लोग क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। 11 साल के ज्योतिबा फुले और 9 साल की उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले। अब ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया, सावित्रीबाई फुले ने, और दोनों पति पत्नी मिल करके, ऐसे भी आप लोग भी जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले इस देश में महिला शिक्षिका, प्रथम महिला शिक्षिका है। महिलाओं के लिए सबसे पहले अगर किसी ने शिक्षा का दरवाजा खोला तो सावित्रीबाई फुले ने। तो ये दोनों पढ़े लिखे और दोनों इन लोगों ने स्कूल खोला। 1848 में इसकी शुरुआत की और ज्योतिबा फुले ने बहुत सारे स्कूल खोले अछूतों के लिए। आप ये भी जानते हैं कि जब ये स्कूल खोले तो इनके पिताजी ने घर से निकाल दिया। इनको स्कूल खोलने के लिए चौधरी जी सो रहे हैं, रामप्रीत भैया कई जगह ही हमारे बड़ी खास आदमी है, क्या भाई चौधरी जी, ठीक से बैठिए। तो आपको गहरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम मिशन की बात कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले को स्कूल खोलने के लिए पुणे में किसी ने कोई घर नहीं दिया, कोई हिंदू घर नहीं दिया। शहर में घर किसका होगा आप लोग जानते हैं, कोई चमार महार का तो घर होगा नहीं शहर। जब इस शहर में स्कूल खोलना चाहते थे तो किसी ने घर नहीं दिया। तो शहर में एक मुसलमान भाई ने, नाम अभी कर्मचारी साहब ले रहे थे, उस्मान शेख और फातिमा बीबी। या आप लोगों को यह भी एक चीज जानना चाहिए, बहुत लोग आज हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं और मुसलमान को लोग कहते हैं कि विरोधी है, लेकिन मुसलमानों ने पग पग पर आपका सहयोग किया। ज्योतिबा फुले को
स्कूल खोलने के लिए कोई हिंदुओं ने घर नहीं दिया। अगर किसी ने घर दिया तो एक मुसलमान ने दिया, जहां से ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने आपके लिए स्कूल का दरवाजा खोला। तो मुसलमान हम लोगों का दोस्त है कि दुश्मन है, आप लोग बताएं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हिंदुत्व में बह जाते हैं। पहला अगर इन्होंने स्कूल खोला तो उसके लिए उन्होंने घर दिया। तो 1848 से लेकर के 1891 तक, मैं ये बता रहा हूं आपको कि 108 साल का मिशन है। जैसे बड़ी गुरु जी को देखिएगा, सत्संग वगैरह होता है तो उसमें लिखते हैं 1008 श्री 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 क्या। तो यह जो हमारा मूवमेंट है ये भी 108 साल का है। ज्योतिबा फूले ने